नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गद्य विकास के अंतर्गत निबंध से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, निबंध भाग 2 और निबंध भाग 2 का पहला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है। कहने का आशा है कि जो बाल मुकुंद गुप्त जी ने निबंध संग्रह लिखा है उसका क्या नाम है। विकल्प बता रहे हैं भारत मित्र, विकल्प बी कह रहे हैं कि प्रज्ञा मित्र, विकल्प सी शिव सागर की चिट्ठियां और विकल्प डी है शिव शंभु के चिट्ठी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम था विकल्प डी शिव शंभु के चिट्ठी इज ए राइट आंसर। तो क्या है, देखिए कैसे, बोले मुकुंद हो गया, कुंद हो गई बुद्धि किसकी, बोले शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, है ना। यहाँ पे देखिए कुंद शंभु, है ना, ऐसे दिमाग में रखिएगा तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और बात करें ये जो शिव शंभु के चिट्ठे में जो एक समाचार पत्र था जिसका नाम था भारत मित्र, तो भारत मित्र नामक पत्र में 1904-05 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड जनरल कर्जन को संबोधित करके जो पत्र हैं लिखे गए थे। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी को सही करिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। तो कहने का आशा है कि हिंदी साहित्य में जो सरदार पूर्ण सिंह हैं, जिन्हें आप अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहते हैं, ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं। एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, या फिर विकल्प डी एक व्यंग्यकार के रूप में। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह विकल्प सी एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और सरदार पूर्ण सिंह की बात करें तो इन्होंने मात्र 6 निबंध लिखा है और उसी 6 निबंध के आधार पर एक जो है प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं, जिनमें पहला निबंध का आप कह सकते हैं कि आचरण की सभ्यता, दूसरा निबंध है सच्ची वीरता, तीसरा मजदूरी और प्रेम है, चौथा पवित्रता है, पांचवा कन्यादान और छठा है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। ठीक है ना, तो कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए जो सरदार पूर्ण सिंह है, पूर्ण व्यक्ति कब होता है, बोले सर जब आचरण की सभ्यता ठीक होगी तो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, सच्ची वीरता हो गई तो व्यक्ति पूर्ण हो गया। मजदूरी और प्रेम कौन, बोले सरदार क्या करता है, मजदूरी से प्रेम करता है। पवित्रता किसके अंदर है, बोले सरदार के अंदर है, सरदार पूर्ण सिंह जी का। और कन्यादान कौन करेंगे, बोले सरदार करेंगे। और अमेरिका का मस्त योगी कौन होता है, बोले सरदार पूर्ण द्वारा लिखे गए सभी निबंध हैं। ठीक है, चलिए तो संख्या 3 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है। कहने का आशय है कि किसके ललित निबंध संग्रह है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विकल्प पे कह रहे हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी, विकल्प बी कुबेरनाथ, विकल्प सी विद्यापति, या फिर विकल्प डी हरिशंकर प्रसाई। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मुकुट कब भीगेगा, है ना। देखिए जब निवास नहीं होगा ना, तो रहने का स्थान नहीं होगा तो मुकुट भीगेगा। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि विद्या निवास, है ना, जब विद्या निवास करेगी तो मुकुट भीगेगा, है ना। कह रहे कि जब मेरे अंदर क्या करेगी, विद्या का निवास होगा तो मेरे राम का मुकुट भीगेगा। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी विद्या निवास मिश्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। अभी आपने देखा है कि आचरण की सभ्यता अगर अच्छी होगी तो क्या होगा, अध्यापक पूर्ण होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। और दूसरा क्लू इसका आप बनाए थे कि आचरण की सभ्यता किसकी, बोले सरदार की। तो सरदार पूर्ण सिंह, और इन्हीं को आप कहते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। 6 निबंध आपने भी देखा है। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी अध्यापक पूर्ण सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि सुलोचना निबंध संकलन है, यानी कहने का आशय है कि जो सुलोचना निबंध है किसने लिखा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, विकल्प बी भारतेंद्र चंद्र ने, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट और विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो सुलोचना कौन, बोले भारत में। सुलोचना कौन है, बोले भारतीय। जितने भारतीय हैं सब सुलोचना है, सुलोचना अच्छे लोचन करने वाले। तो सुलोचना भारतेंदु की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि तुलसीदास चंदन घिस्से के लेखक हैं। अब तुलसीदास चंदन घिसते हैं, यानी कि तुलसीदास चंदन घिस्से इस निबंध की रचना किसने की है। विकल्प विद्या निवास मिश्र, विकल्प बी हरिशंकर प्रसाई, विकल्प सी कुबेरनाथ और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया तुलसीदास चंदन कब घिसेंगे, बोले जब हरिशंकर आने वाले होंगे।
है ना। जब हरिशंकर आने वाले होंगे तो तुलसीदास चंदन घिसेंगे, बस दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं, क्यों? क्योंकि हरिशंकर का परस पाने के लिए, हरिशंकर के परस के लिए तुलसीदास चंदन घिसते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी हरिशंकर प्रसाई इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये सब बड़े महत्वपूर्ण निबंध हैं, आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में जरूर इनका सामना होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। कहने का आशय है कि जो कैदी की पत्नी है, इस निबंध के लेखक कौन हैं? विकल्प ए जयेंद्र कुमार, विकल्प बी रामबृज पुनी, विकल्प सी धर्मवीर भारती, या फिर विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो कैदी की पत्नी है ना, वो क्या करती है? वृक्ष पर रहती है। कहाँ रहती है? वृक्ष पर। दिमाग में रखिएगा, वृक्ष पर रामबृज पुनीपुरी इज राइट आंसर, ठीक है ना। और रामबृज पुनीपुरी जी के कुछ और भी निबंध आप देख सकते हैं। कैदी की पत्नी है, माटी की मूर्तें हैं, पैरों में पंख बांध कर, है ना, ये सब इनके निबंध हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। अब संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो बोले भैया जो संपत्ति शास्त्र किसका है ना। विकल्प ये कह रहे हैं श्रीधर पाठक का, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति शास्त्र किसका है? बोले महावीर का, है ना। जो व्यक्ति क्या होगा? महान होगा, वीर होगा ना, उसी के पास संपत्ति शास्त्र होगा, है ना। तो संपत्ति शास्त्र किसके पास है? बोले महावीर के पास संपत्ति का शास्त्र है, ध्यान में रखिएगा और इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। अब मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? ये निबंध है, तो बिल्कुल कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन है, विकल्प सी नामवर सिंह है, और विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मध्यकालीन धर्म के बोध का स्वरूप कितना है? बोले सर 1000 है ना, 1-2 नहीं, 1000 है। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप कितना है? बोले 1000 है। तो 1000 फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 10 है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा है। इन्हीं की जो निषाद बांसुरी है, ये किस विधा की रचना है? विकल्प ए कह रहे हैं कहानी है, विकल्प बी कह रहे हैं रेखाचित्र, विकल्प सी संस्मरण, या विकल्प डी ललित निबंध। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जो निषाद बांसुरी है ना, विकल्प डी ललित निबंध इज राइट आंसर। और निषाद बांसुरी किसकी रचना है या किसका निबंध है? तो बिल्कुल कुबेर नाथ का है, ध्यान में रखिएगा। अब कुबेर नाथ के पास क्या है? बोले एक निषाद बांसुरी है, इसे ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न को आप सही कर लीजिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 10 का विकल्प डी ललित निबंध इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि रामबृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? अब देखिए, गेहूं और गुलाब क्या है? बोले सर वृक्ष हैं, वृक्ष पर रामबृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए निबंध हैं। तो किसका प्रतीक है? पूछ रहे गुलाब किसका प्रतीक है? विकल्प ए सुगंध का, विकल्प बी कला और संस्कृत का, विकल्प सी राजतंत्र का, और विकल्प डी है पूंजीवाद का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो गुलाब है ना, वो विकल्प डी पूंजीवाद इज राइट आंसर, है ना। तो गुलाब क्या है? बोले सर गुलाब तो एक पूंजी है। गुलाब क्या है? एक पूंजी है। मेरे लिए गुलाब एक पूंजी है। गुलाब पूंजी दिमाग में रखिएगा, इन्हीं की पूंजीवाद का प्रतीक है, ठीक है। चलिए, तमाम लोगों को देखते होंगे एक दूसरे को गुलाब देते हैं, तो उनके लिए गुलाब एक पूंजी है। प्रेम के लिए खास तौर से दिमाग में रखिएगा, प्रेम के लिए गुलाब एक पूंजी है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 12 है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। यानी कि निठल्ले की डायरी, इस निबंध के लेखक कौन है? विकल्प ए श्रीलाल, विकल्प बी गोपाल प्रसाद व्यास, विकल्प सी रविंद्रनाथ त्यागी, और विकल्प डी है हरिशंकर परसाई। तो देखिए, निठल्ले की डायरी, बोले सर निठल्ले की डायरी कौन लिखता है? बोले हरिशंकर परसाई, हरिशंकर लिखते हैं, है ना। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निठल्ला है। अब निठल्ला व्यक्ति है तो कोई काम तो करेगा नहीं, जब वो काम नहीं करेगा तो कह रहे भैया उसका काम कैसे हो रहा? कह रहे भैया उसका काम तो हरिशंकर कर रहे हैं, है ना। कहते हैं उसका कैसा होगा, उसका भला कैसे होगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा? बोले सबका भगवान है ना। तो बस दिमाग में रखिएगा, निठल्ले की डायरी कौन लिखेगा? बोले सर निठल्ले की डायरी तो कौन लिखेगा? हरिशंकर परसाई लिखेंगे, हरिशंकर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प डी हरिशंकर परसाई इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? अब रसक रंजन की बात करते हैं तो रसक रंजन कौन होगा, है ना। विकल्प ए कहे रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विकल्प सी बाबू गुलाब राय, और विकल्प डी हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, रसक के रंजन, है ना, रस के रंजन करने वाले कितने हैं? बोले बहुत महान है, बहुत है, महान है। अब महान है
तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्यान में रखिएगा, रसक रंजन महावीर, महावीर रसक रंजन, रसक रंजन कौन है? बोले महावीर है। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये निबंध है, ध्यान में रखिएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आपने देखा है कि ये युग परिवर्तक साहित्यकार हैं, यानी कि इनके नाम पर द्विवेदी युग जाना जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 14 है कि अशोक के फूल निबंध रचित है, यानी कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? विकल्प कह रहे हैं महादेव वर्मा, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी रामधारी सिंधुनकर और विकल्प डी नागार्जुन द्वारा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि अशोक के फूल एक दो नहीं होते हैं। बोले सर अशोक के फूल 1000 होते हैं, तो 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया अशोक का फूल निबंध है। ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम। अब इसमें देखेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना कौन है। विकल्प ए बता रहे हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकल्प ए भी बता रहे हैं अचल की सभ्यता, विकल्प सी गेहूं गुलाब और विकल्प डी भाषा की शक्ति। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद या सरदार पूर्ण सिंह की क्या, विकल्प बी आचरण की सभ्यता इज राइट आंसर। 6 ही निबंध इन्होंने लिखा है और 6 निबंध को आपने देखा है। ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, कौन पूर्ण होता है? पूर्ण वही व्यक्ति होता है जिसके आचरण की सभ्यता होती है, जिसके आचरण में सभ्यता होगी वही व्यक्ति पूर्ण होगा। पूर्ण फार सरदार पूर्ण द्वारा लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 15 है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। अब विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य का नाम कृति का नाम, विकल्प ए कह रहे पूजा, विकल्प बी शुभ्रा, विकल्प सी कुछ चंदन की और कुछ कपूर की और विकल्प डी है दोपहरिया के फूल, है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं विष्णुकांत के लिए क्या करते हैं, है ना। अब जैसे विष्णुकांत मिल जाए तो क्या करना है, उनके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ चंदन और कुछ कपूर जला दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ चंदन और कुछ कपूर किसके लिए? बोले विष्णु के लिए। विष्णु फार विष्णुकांत द्वारा लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 17 है कि कविता क्या है ना। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? अब कविता क्या है, विकल्प ए कह रहे रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी अध्यापक पूर्ण सिंह और विकल्प डी है कुबेरनाथ राय। तो कविता क्या है? बोले रामचंद्र से पूछो, है ना। रामचंद्र से पूछो, शुक्ल जी से पूछो। तो शुक्ल फार रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया निबंध है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम होगा। अब प्रकाशन के अनुसार अगर इनको देखा जाएगा तो इन निबंधों का अनुक्रम क्या होगा? ठीक है ना। विकल्प डी पे आइए, अशोक के फूल। अब अशोक के फूल एक दो नहीं होते बल्कि 48,000 होते हैं, इन्हीं की हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है और 48 फार 1948 में लिखा गया है। अब कल्पलता क्या होती है? बोले कल्पलता 51 है, यानी कि 1951 में। अब कुटज 64,000 होते हैं, यानी कि 64 में लिखा गया है, 1964 में, ध्यान में रखिएगा। और आलोक पर्व जब मनाया जाता है ना तो बड़े बेहतर तरीके से मनाया जाता है। कोई भी त्यौहार कोई भी पर्व हम लोग मनाते हैं ना तो बहुत बेहतर ढंग से मनाएंगे। तो बहुत बेहतर ढंग का मतलब होता है आलोक पर्व है तो बेहतर है, बेहतर फार 1972 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इस साहित्यिक कृति को 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि आगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि जो क्रिस्टोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है ना। तो बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं अद्यतन, विकल्प बी आत्मनेपद, विकल्प सी त्रिशंकु और विकल्प डी है धार और किनारे। तो किससे प्रेरणा इनको मिली थी? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प बी आत्मनेपद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 20 है कि मैं साहित्य को मनुष्य के दृश्य देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? अब मैं मनुष्य को साहित्य की दृश्य देखने का पक्षपाती हूँ, एक दो बार नहीं 1000 बार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ध्यान में रखिएगा। और इन सभी कथन को मैं इसलिए जोड़ता हूँ क्लू के साथ, ट्रिक के साथ, कि आप उसी रूप में इसको याद करो कि मैं मनुष्य और साहित्य को मनुष्य की दृश्य देखने का पक्षपाती हूँ 1000 बार, एक दो बार नहीं 1000 बार देखने का पक्षपाती हूँ। तो 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 21 है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोचक है,
उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का आलम्बन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? कह रहे हैं कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है और उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, ये कथन किसका है ना? अब किसका कथन है? बोले भैया जब फूटेगा ना, जब कविता कवि की आत्मा का आलोक लेगी और उसके हृदय का रस फूटेगा, तो जब रस फूटेगा तो राम की धारा निकलेगी। क्या निकलेगी? बोले सर राम की धारा निकलेगी। अब राम की धारा फार रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। कब? बोले जब कविता कवि की आत्मा का आलोक है और उसके हृदय का रस है, और जब वो रस बाहर निकलेगा तो बिल्कुल क्या निकलेगी? राम की धारा निकलेगी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम होगा। अब इन निबंधों की बात करते हैं कि सही अनुक्रम किसका होगा। तो सबसे पहले आप जाइएगा अंगद के पाँव पे, क्योंकि अंगद के पाँव की बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है और सबसे पहले का निबंध होगा। अब कब लिखा गया? 1958 में लिखा गया। अंगद का पाँव है ना, बिल्कुल लाल होता है, लाल फा श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है ना, और 58 लोग उसको नहीं उठा पाए। तो 58 लोग नहीं उठा पाए मतलब 1958 में लिखा गया है। ठीक है ना। अगला है अद्यतन। अद्यतन है, अद्यतन क्या है? बोले अद्यतन आज तक अगेय हैं, अगेय हैं, है ना। कौन? बोले 77 लोग अद्यतन अगेय हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर। अब देखिए विकलांग विकलांग श्रद्धा लेके दौड़ता है किसके पास? बोले हरिशंकर के पास दौड़ता है, इन्हीं के हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया निबंध है ना। कब? 80 का, है ना, 80 ध्यान में रखिएगा। और अगला है मराल। अब मराल कब? बोले 93, है ना। और मराल किसका है? कुबेरनाथ, कुबेरनाथ का है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब कुबेरनाथ क्या है? मराल, इनके पास एक मराल है और 93 का है। ठीक है ना। तो इसको जब मिलाएंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 22 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कुटज के लेखक कौन है? अब देखिए कुटज की बात आती है तो बिल्कुल अभी आपने देखा है कुटज 1 2 नहीं, कुटज हजार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 23 का विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक कौन है? अभी आपने देखा पहला ही प्रश्न आपने इसी से देखा है कि शिव शंभु के चिट्ठे, है ना, जब बालक पा जाता है तो कुंद हो जाता है, मुकुंद, चिट्ठे कुंद मुकुंद। 1904-5 में लिखा गया है और लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा जो किए गए पत्र व्यवहार है उसका संकलन है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प डी बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 25 कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? अब कछुआ धर्म मारस मोहि कुठाव, है ना, ये गुलरी जी द्वारा लिखे गए निबंध हैं। तो विकल्प सी, प्रश्न संख्या 25 का विकल्प सी निबंध इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो कछुआ धर्म मारस मोहि कुठाव नामक जो निबंध है बड़े प्रसिद्ध निबंध है और इन निबंधों की रचना चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने किया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प सी निबंध इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंगतवादी वृत्त के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है? कह रहे हैं कि काव्य की अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है बल्कि संवादी और विसंगतवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन कौन कह सकता है ना। चित्तवृत्त और ये द्वंद्व ये सब बात कौन कर सकता है? रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। जहां पर भी चित्तवृत्तियों की बात आ जाए, है ना, और संवादी और विसंवादी की बात आ जाए, वहां पर विकल्प रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब निबंधों का सही अनुक्रम की बात करेंगे तो कौन सा निबंध देखा जाए सही अनुक्रम में है? विकल्प एक को देखिएगा तो प्रबंध प्रतिमा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद अतीत के चलचित्र माधवी वर्मा का है 41 में, है ना। बात करें ठेले पर हिमालय, तो ठेले पर हिमालय 1958 में लिखा गया है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। और प्रिया नीलकंठी है 68 में, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो प्रश्न है ये बन जाएगा। इन्हीं की जो प्रबंध प्रतिमा है ये 40 में लिखी गई है ना। किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। बात करेंगे अतीत के चलचित्र, तो अतीत के चलचित्र 41 हैं, माधवी वर्मा के हैं। ठेले पर हिमालय कब? बोले 58 वर्ष से लेकर घूम रहे हैं, कौन? धर्मवीर भारती, है ना। और कुबेरनाथ की जो प्रिया है नीलकंठी है ना,
नीलकंठ में, कंठ में नील पहनी है, 68 नीलकंठ पहनी है, 68 नीलकंठ, नीलकंठ पर नीलकंठी 68 में लिखी गई है। तो इसको क्लू की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम होगा। अब ये जो निबंध हैं और इन सभी निबंधों का सही अनुक्रम क्या होगा, इसे ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल आपने देखा 28 का ए चिंतामणि। अब चिंतामणि की बात करते हैं तो चिंता तीनों की होती है, तीनों की, 3 9 39 में। अशोक के फूल 1 2 नहीं, अभी आपने देखा था, है ना, 48,000। चितवन की छाह में जाओगे भैया, है ना, तो 53 मिनट बैठना पड़ेगा। और रस आखेटक, है ना, रस आखेटक। अब रस आखेटक किसका है, कुबेरनाथ का है। तो कुबेर रस क्या करते हैं, शटर शटर करते हैं, है ना, शटर शटर माने 70, शटर 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 माने 70, शटर शटर शटर, रस मिल जाएगा तो रस को शटर शटर कर लेंगे, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। तो चिंतामणि तीनों 39 में, है ना, रामचंद्र शुक्ल का। अशोक के फूल 48,000 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चितवन की छां 53 मिनट रुकेंगे, चितवन की छां में विद्या मिल जाएगी। और कुबेरनाथ क्या करते हैं, रस आखेट, रस को शटर शटर करते हैं 70 में, ठीक है। और इस क्रम में आपको मिलाएंगे तो प्रश्न संख्या 28 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन युक्त संगत है ना, कौन युक्त संगत है। अब कौन युक्त संगत है, तो विकल्प ए की देखिए बात करेंगे तो रस विमर्श, है ना, रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल का। तो रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल का नहीं, बल्कि बात की जाए तो राममूर्ति त्रिपाठी का, राममूर्ति त्रिपाठी का है। विमर्श, विमर्श राममूर्ति, विमर्श राममूर्ति का। रस मीमांसा की बात करें तो रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है, मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है, इसे ध्यान में रखिएगा। रस सिद्धांत की बात करते हैं तो डॉक्टर नागेंद्र का है, ध्यान में रखिएगा, सिद्धांत डॉक्टर में। रसक रंजन विकल्प डी, है ना, ये आप देख सकते हैं कि महावीर सही है। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो 29 के प्रश्न को अगर देखेंगे तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रस का विमर्श कौन लेता है ना, राममूर्ति लेते हैं। रस की मीमांसा शुक्ल जी करते हैं। रस का सिद्धांत, है ना, कौन बताता है, डॉक्टर नागेंद्र बताते हैं। और रस का रंजन, रसक रंजन, है ना, कौन कर सकता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा प्रश्न संख्या 29 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि धर्मवीर भारती क्या करते हैं, ठेले पर हिमालय रख करके 58 वर्ष से घूम रहे हैं। 58 वर्ष पार 1958 में लिखा गया, जो है ना इनके द्वारा निबंध है, धर्मवीर भारती द्वारा। ठेले पर हिमालय रख कर कौन, धर्मवीर भारती 58 वर्ष से घूम रहे हैं, ठीक है ना। इनके कुछ अन्य भी जो निबंध हैं उसे भी आप देख सकते हैं कि धर्मवीर भारती के निबंध हैं। पश्यंती 69 में है, कहनी अनकहनी 70 में, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में, सविता साथ साथ चलती है मैंने 1977 में, और मानव मूल्य और साहित्य की बात करते हैं तो 1960 में इनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प ए धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कालक्रम के दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम होगा। अब देखिए, निबंध क्रमों के अनुक्रम को लेकर के खास तौर से इंटरनेट में ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी पे जाइए। सुषम चिट्ठी भी आपने देखा था कि 1904-05 में लिखा गया है ना, लॉर्ड कर्जन को, ठीक। रसक रंजन, है ना, कौन करते हैं, बोले महावीर करते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, कब 20, है ना। श्रृंखला की कड़ियाँ अभी आपने देखा था 42 कड़ियाँ, श्रृंखला की कितनी, बोले सर 42 कड़ियाँ हैं, है ना। और शिव अगला अंत में देखेंगे कि श्रृंखला की कड़िया के बाद है कल्पलता। अब कल्प की लताएं 1 2 नहीं है बल्कि 50 कल्पलताएं हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और कल्पलता के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा 42, रसक रंजन 20 महावीर प्रसाद, और शिव शंभू पाल मुकुंद 20, 4-5 ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 तक रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। अब यहाँ पर भी देखिए रचना के अनुक्रम के अनुसार पूछा रहा है, तो बिल्कुल विकल्प ये शिव शंभू के चिट्ठे 1904-05 में। काव्य और कला तथा अन्य निबंध की बात करते हैं, है ना। तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध जब लिखा जाएगा तो बिल्कुल 39 में लिखा गया, ध्यान में रखिएगा, है ना। कुटज की बात करते हैं, भी अपने कुटज को देखा 64,000
हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और कहाँ है द्वारिका? बोले द्वारिका एक यहाँ नहीं है, 82 किलोमीटर दूर है यहाँ से, है ना, बिल्कुल आगे है। आगे जी की रचना है कहाँ है द्वारिका, और 82 किलोमीटर है। तो 82 में लिखा गया इनके द्वारा निबंध है, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 32 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है। प्रश्न संख्या 33 है कि निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है कि कौन सा निबंध किस निबंधकार ने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो नया साहित्य नए प्रश्न, अब नया साहित्य और नए प्रश्न होंगे तो बड़ा दुलार आएगा, है ना। नए नए प्रश्न को देख करके क्या होता है, नए नए प्रश्न आते हैं तो बड़े दुलार होते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न दुलार होगा, ठीक है ना। दूसरा है विचार और वितर्क। अब विचार और वितर्क एक दो नहीं होते हैं, जिसके अंदर विचार और वितर्क आते हैं ना भैया, 1000 होते हैं। 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अब हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, अब हिंदी साहित्य के आधुनिक परिदृश्य की बात करेंगे भैया। आधुनिक परिदृश्य आगे है ना, कि आधुनिक परिदृश्य हिंदी साहित्य क्या होगा, ये कोई जान रहा है? आप बताओ, जो परिदृश्य हिंदी साहित्य का है कोई देख रहा है आगे, है ना। अब मेरा परिवार महादेव वर्मा, मेरा परिवार महादेव वर्मा, है ना, तो ये दिमाग में रखिएगा। और निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न इस तरह से बन जाएगा। अब विवेकी जी की बात करें तो विवेकी राग का कोई एक निबंध ले लीजिए, फिर बैतलवा डाल पे बैठा, है ना, अपने विवेक से बैतलवा फिर डाल पे बैठ गया। विवेक फल विवेकी जी का ध्यान में रखिएगा। और अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ए का आपने क्या देखा कि 3 और 2 का 5, 2 का 4, 3 4 को मिला देंगे तो निश्चित रूप से बैठ जाएगा। 3 4 को मिलाने के बाद अगर देखेंगे तो विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। अब कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इस निबंध के लेखक कौन होंगे, है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 34 का विकल्प सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि बंदे बाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता हैं, ध्यान में रखिएगा। तो बंदे, हमने एक क्लू बनाया था कि बंदे क्या करते हैं, गेहूं और गुलाब का वृक्ष काट रहे हैं। बंदे क्या कर रहे हैं? बोले सर बंदे गेहूं और गुलाब का वृक्ष काट रहे हैं, यानी कि बंदे बाणी विनायको गेहूं और गुलाब वृक्ष काटते हैं। मैंने वृक्ष राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए निबंध हैं, ठीक है ना। तो बंदे बाणी विनायक को निबंध के लेखक विकल्प बी राम वृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर। बंदे क्या करते हैं? बोले सर बंदे गेहूं और गुलाब का वृक्ष काट रहे हैं, ठीक है ना। गेहूं और गुलाब ध्यान में रखिएगा, गुलाब पूंजीवादी, पूंजी का प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 35 का विकल्प बी राम वृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका निबंध है? अब मेरे राम का मुकुट तो भीगेगा ही, कब? जब निवास नहीं होगा, विद्या निवास, है ना। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प ए विद्या निवास मिश्र इज राइट आंसर, है ना। जब विद्या निवास नहीं होगा तो राम का मुकुट भीगेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि चितवन की छां निबंध के लेखक। अब चितवन की छां कहाँ पर मिलेगी, है ना। कहीं घूमने टहलने आप गए हो, आपको तब तक चितवन की छां नहीं मिलेगी जब तक आप अपने निवास पे नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो जब अपने निवास पे आप पहुंचेंगे तो आपको चितवन की छां मिलेगी। तो अपने निवास को आप बना लीजिए विद्या निवास, है ना। यानी कि जिसके अंदर विद्या की निवास करती है, विद्या निवास करेगी, वो चितवन की छां पाएगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले विद्या निवास कराइए, अपने अंदर विद्या का प्रवेश कराइए। तो विद्या का जब प्रवेश हो जाएगा तो चितवन की छां मिलेगी। चितवन को दिमाग बनाइए, मन को, आत्मा को छांव मिलेगी, ठीक है ना। जिस प्रकार से भी आपका ये रचनाकार के ट्रिक क्लू मिल जाए, ऐसे बना लीजिएगा। चितवन की छां विद्या निवास, जब विद्या निवास करेंगे तो चितवन की छांव मिलेगी। और चितवन की छांव कब मिलेगी? जब विद्या का निवास होगा। इस तरह से इसको बैठा लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 37 का विकल्प सी विद्या निवास मिश्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ देख रहे हैं कृतियाँ और दूसरी तरफ उनके निबंधकार, तो कैसे उनको मिलाना है? देखिए पगडंडी का ज़माना क्या था, है ना, हरिशंकर के पास जाना था, है ना। पगडंडी के ज़माने में, ज़माने में क्या था? पगडंडी से हरिशंकर के पास जाते थे, हरिशंकर प्रसाई, है ना। अंगद का पाँव लाल, लाल फार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। 58 लोग उठा रहे थे इसको, 58 फार 1958 में लिखा गया है, ठीक है ना। हमने चर्चा आपसे की थी। अब क्या है? गंध मादन, गंध पाकर माद जाता है। कौन मादा? बोले सर गंध जब मिलती है ना तो कुबेरनाथ माद जाते हैं। तो गंध से कुबेरनाथ राय माद जाते हैं। गंध मादन इज राइट आंसर, ऐसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चलिए, जीप पर सवार इल्लियाँ। अब जीप पर सवार कब होते हैं? शरद में, है ना। जब शरद होती है, ठंडी होती है, तो लोग जीप पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे धूप मिलती है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जीप पे सवार इल्लियाँ, जीप पे सवार होइए शरद में। शरद पर शरद जोशी द्वारा लिखा गया है, इसको दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। तो निश्चित रूप से अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये पगडंडियों का हरिशंकर को मिलाइएगा, 1 का 3 और 2 का 1, 1 का बल्कि 1 का 4 है, ध्यान में रखिएगा, 1 का 4 और 2 का 1, 1 का 4 2 का 1 मिलाइए। अगर मिल जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, और मिल भी रहा है, कूट सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है, रस आखेटक के रचनाकार हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि रस क्या करते हैं? सटर सटर लेते हैं। कौन? बोले कुबेर नाथ रा, है ना। अब कुबेर नाथ को जब रस मिल जाता है तो रस सटर सटर लेते हैं। सटर सटर माने 1970 में लिखी गई रचना है। कौन? कुबेर नाथ। तो रस आखेटक के रचनाकार हैं। विकल्प सी कुबेर नाथ राय इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो मित्रों, थोड़ा सा अन्य विकल्पों में टाइम लगता है, और आप लोगों में से कुछ लोगों का सुझाव था कि डायरेक्ट प्रश्नों को आप थोड़ा सा, है ना, बढ़ाएंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी विधाओं को आपको पढ़ना है और समय अपने पास बहुत कम है ना। छुट्टी के बाद हो सकता है समय ना मिल पाए, तो थोड़ा सा स्पीड को अपनी गति दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 40 है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर प्रसाई की रचना नहीं है? अब हरिशंकर प्रसाई जी की रचना इनमें से कौन नहीं है ना। तो विकलांग श्रद्धा से दौड़ता है, किसके पास? बोले हरिशंकर के पास, है ना। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी कृपा से? हरिशंकर की कृपा से, ध्यान में रखिएगा। प्रेमचंद के फटे जूते, भैया प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर की कृपा हो जाएगी तो लिए जाएंगे। तो प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर, हरिशंकर प्रसाई, ध्यान में रखिएगा। और जीप पर सवार इल्लियाँ, अभी आपने देखा कि जीप पे सवार इल्लियाँ कब होती हैं? शरद में, ध्यान में रखिएगा, यानी कि शरद जोशी द्वारा लिखा गया निबंध है। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी, जीप में सवार इल्लियाँ जो हैं, ये हरिशंकर प्रसाई जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 41 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो निवास नहीं है, विद्या निवास मिश्र इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। राम का मुकुट तब भीजेगा जब निवास नहीं है, तो विद्या निवास मिश्र इज राइट आंसर, और 1974 में लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 है कि जीवन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब जीवन काल का मतलब है कि जैसे इनका जन्म हुआ है उसके अनुसार इन निबंधकारों को मिलाना है। ठीक है ना, चलिए मिलाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विकल्प बी में महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखेंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल इनका जन्म, है ना, 64 में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना, 1864 में। अब 1864 में इनका जन्म हुआ और 1938 में इनका देहांत हुआ। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो 1884 में इनका जन्म हुआ था, है ना, 41 में इनकी देहांत हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो 1907 में इनका जन्म हुआ और 72 में इनका देहांत हुआ है ना। विद्या निवास मिश्र जी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विद्या निवास मिश्र जी का जन्म 1928 में हुआ, 2005 में इनका देहांत हुआ। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न संख्या 42 का उत्तर देखा जाएगा तो विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्या निवास। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम लगाइए। तो एक तरफ रचनाकार को देखेंगे तो सबसे पहले रचना कौन सी आएगी? आप प्रश्न संख्या 43 में देखिए तो विकल्प डी में आप देखेंगे श्रृंखला की कड़ियाँ, हमने बताया था 42 कड़ियाँ, है ना, महादेवी। अब महादेवी को कितनी कड़ियाँ? बोले श्रृंखला की 42 कड़ियाँ मिली हैं, इन्हीं को 1942 में लिखा गया। और फूल की बात करते हैं अशोक के फूल तो 48,000 हैं, 48 में लिखा गया है। अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो 52, ध्यान में रखिएगा। और आत्मनेय पद कितने हैं? बोले आत्मनेय के पद तो 60 हैं, है ना। ये आत्मनेय के पद कब गाता है? व्यक्ति 60 वर्ष में गाता है, तो दिमाग में रख लीजिएगा और इस क्रम में आप सही कर लीजिएगा। श्रृंखला की कड़ियाँ कितनी हैं? है ना, 42 कड़ियाँ हैं, ध्यान में रखिएगा। अशोक के फूल 48,000 हैं, अर्धनारीश्वर 52 और आत्मनेपन 60 वर्ष में। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 43 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ मिलाना है। एक तरफ आप देख रहे हैं निबंध और दूसरी तरफ देख रहे हैं निबंधकार, है ना। अब मजदूरी से प्रेम, मजदूरी और प्रेम, यानी मजदूरी से प्रेम कौन करेगा? अध्यापक पूर्ण सिंह करेंगे, सरदार पूर्ण सिंह करेंगे, ध्यान में रखिएगा। कुटज, बोले एक कुटज एक दो नहीं होते हैं बल्कि 1000 होते हैं, 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राम का मुकुट भीगेगा कब? विद्या निवास।
अगर विद्या निवास करेंगी तो राम का मुकुट भीगेगा। लोभ और प्रीति की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लोभ और प्रीति है ना रामचंद्र से। हर व्यक्ति राम से लोभ करेगा और राम से ही प्रीति करता है, तो रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और कुबेरनाथ आपको यहाँ पे बच गए हैं, तो कुबेरनाथ के ढेर सारे निबंध हैं, जैसे रस आकेटक है, गंधमादन है, किरात है, विषाद है, प्रिया नीलकंठी है, तो किसी भी निबंध को आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। और मित्रों इन दिनों जो दौर चल रहा है, कुबेरनाथ को आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। कुबेरनाथ राय के निबंध से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, और एक दो नहीं बहुतायत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप सही मिलाएंगे तो मजदूरी से प्रेम है ना पूर्ण है, ध्यान में रखिएगा पूर्ण है, तो दूसरा एक का दूसरा। अब कुटज हजार हैं, दो का चौथा, तो एक का दो, दो का चार, जहाँ पे मिल जाए एक का दो, दो का चार, विकल्प ए में ही मिल रहा है, तो प्रश्न संख्या है ना 44 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 45 है कि बट पीपल के लेखक कौन है ना। बट पीपल, अब देखिए बट का पीपल, बट माने बरगद का पीपल कहीं पे मिल जाए तो क्या करेंगे, है ना। तो भैया बट के पीपल अगर मिल जाता है तो उसमें राम की धारा बहती है। अब राम की धारा बहने का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर, है ना। अब रामधारी सिंह दिनकर के कुछ और निबंध आप देख सकते हैं, जिनमें मिट्टी की ओर है ना 1946 में लिखा गया, अर्धनारीश्वर 1952 में, रेती के फूल रामधारी, रासे रामधारी, रासे रामधारी, रासे रेती, बेड़ूबन बेड़ूबन बेड़ूबन, बन बन है, बन में तो रामधारी होंगे, उजली आग निकलेगी रामधारी से, है ना। बट पीपल आपने देखा ही, साहित्यमुखी इनके द्वारा लिखे गए अन्य निबंध हैं। प्रश्न 46 है कि आत्माराम के टेंटे निबंध में आत्माराम प्रतीक हैं, आत्माराम के प्रतीक कौन है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 46 का विकल्प डी बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो बाल मुकुंद गुप्त इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि कौन है, बाल मुकुंद गुप्त हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 46 का उत्तर आप सही कर लीजिएगा। ये देखेंगे अगर इस प्रश्न का, तो एक विवाद हुआ था, है ना, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा और व्याकरण एक लेख लिखा था, तो उस लेख से संबंधित बाल मुकुंद गुप्त जी ने अनिश्चितता शब्द उसमें डाल दिया था, ठीक है ना। और उसी अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद ने एक व्यंग्य लेख लिखा, जिसके उत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिख दिया था सरगो नरक ठिकाना नाहीं, है ना। बाद में इसी को कल्लू अलहित नाम से भी लिखा गया था। और बाद में गोविंद नारायण मिश्र जो देख पा रहे हैं, इन्हीं गोविंद नारायण मिश्र जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पक्ष लेते हुए आत्माराम के टेटे नाम से लेख लिया, जिसमें आत्माराम जो है प्रतीक बन गए बाल मुकुंद के। तो ध्यान में रखिएगा कि आत्माराम के टेटे में आत्माराम बाल मुकुंद गुप्त के प्रतीक हैं। प्रश्न संख्या 46 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इनमें से एक जो संग्रह है वो निर्मल वर्मा द्वारा नहीं है, तो कला का जोखिम तो निर्मल वर्मा का है, शब्द और स्मृति भी है, ढलान से उतरते हुए भी है। लेकिन विकल्प सी की बात करते हैं, तो विकल्प सी चिंतन मुद्रा है, चिंतन मुद्रा अनुचिंतन की, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, है ना। तो हमने कहा था कि चिंतन मुद्रा अनुचिंतन की, तो चिंतन मुद्रा अनुचिंतन, है ना, चिंतन मुद्रा अनुचिंतन की, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, ये विष्णु आप दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। आपने अभी देखा था, है ना। तो विष्णु कांत शास्त्री हैं, है ना। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प सी चिंतन मुद्रा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही संग्रह होगा, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प बी अशोक के फूल एक दो नहीं होते हैं बल्कि 1000 होते हैं, कितने हजार, बोले 48,000, है ना। विचार और वितर्क एक दो नहीं होंगे, हजारों में होंगे, 54,000। आलोक यहाँ पर है, कुटज एक दो नहीं होगा भैया, है ना। कुटज कितने होते हैं, 64,000 होते हैं। और आलोक पर्व तो आप जान ही रहे हैं कि बेहतर होता है, बेहतर फार 72 में लिखा गया है, इसी ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 48 का विकल्प बी को सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49 है अंगद के पाँव के लेखक हैं, यानी कि अंगद के पाँव निबंध के लेखक कौन है। और हमने बताया था कि अंगद का पाँव लाल होता है, लाल फार श्रीलाल शुक्ल का है, ठीक है ना। और उससे कितने लोग, बोले 58 लोग उठा रहे थे। तो 58 का मतलब है 1958 में लिखा गया है। तो अंगद का पाँव लाल होता है और उसे 58 लोग उठाते हैं और नहीं उठा पाते हैं, यानी कि 1958 में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 50 है कि चक्कर कलब के रचनाकार कौन है ना। कहते हैं चक्कर कलब, विकल्प सी यशपाल इज राइट आंसर। और क्लब की बात आती है तो यहीं पर देखिए, एक क्लब होता है लेडी क्लब। अब लेडी क्लब के रचनाकार हैं मंजुल भगत,
ठीक है ना। एक क्लब आपको मिलेगा ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब गुलाब राय का, है ना। जो ठलुआ व्यक्ति होता है गुलाब देता है, ध्यान में रखिएगा। गुलाब, गुलाब कौन देगा? ठलुआ, दिमाग में बैठाइएगा। ठलुआ क्लब गुलाब राय का, लेडी क्लब मंजुल भगत का, चक्कर क्लब यशपाल का, ध्यान में रखिएगा। चक्कर है यस यस, यस पार यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 50 का विकल्प सी यशपाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है, प्रकाशन के दृश्य विद्याश्री निवास के विद्याश्री निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक है ना। विकल्प बी पे आप देखेंगे, कुछ तुम चंदन हम पानी। अब देखिए, जिसके अंदर विद्या निवास करेगी वो व्यक्ति क्या करेगा? दूसरे को चंदन कहेगा, अपने को पानी कहता है कि तुम भैया चंदन हो और हम पानी हैं। तो विद्या निवास कर रही है, तो तुम चंदन हम पानी 1957 में लिखा गया, ठीक है ना। मैंने सिल पहुंचाई, अब जिसके अंदर के व्यक्ति के अंदर, है ना, विद्या निवास करेगी कि भैया मैंने आपको सिल पहुंचा दिया, अब मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट पहुंचाया है ना। कुछ इस तरह की बातें करते हैं 66 में, ध्यान में रखिएगा। तमाल के वृक्ष, है ना, तो झरोखे से, ध्यान में रखिएगा, 1981 में। और सीरीज की याद आई, है ना, तो 1995 में। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 51 का विकल्प बी इज राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 52 है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम होगा, यानी कि आगे के निबंध का जो सही अनुक्रम होगा वो क्या होगा? तो विकल्प डी पे आप आइएगा। त्रिशंकु, है ना, इसके बाद आत्मनिपद, फिर अंतरा है, फिर धार और किनारे हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 52 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या होगा? अब निराला जी की बात करते हैं, तो अभी आपने देखा था इनका, है ना, प्रबंध पराग। अब प्रबंध पराग, ठीक है ना, इसके बाद प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और चैन। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों को निबंध बनाकर लिखने वाले, यानी कि इस प्रकार के निबंध, है ना, निबंधकार कौन है? इस शीर्षक से लिखने वाले नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन हैं, है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी, प्रश्न संख्या 54 का विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि सबसे क्या करो? बोले प्रताप करो। प्रताप प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखे गए निबंध हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 55 है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन होगा? अब विद्यानिवास मिश्र जी की बात आप कर रहे हैं, तो इनमें से कौन होगा? विकल्प यह है कदम की फूली डाली, ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद तुम चंदन हम पानी है, तमाल के वृक्ष झरोखे से, और शेफाली झर रही है। इसी को क्रम मिला दीजिएगा। प्रश्न संख्या 155 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। आप शरद जोशी के सही निबंध देखिए, है ना। तो बिल्कुल विकल्प सी पे आइए। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, है ना, जोश में हम भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। राह किनारे शरद में बैठ लेते हैं। तिलस में ये तत्र होता है ना, बिल्कुल शरद में, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 56 का विकल्प सी को आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 57 है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। यथार्थवाद और छायावाद, यथार्थ में कौन छाया है? बोले भैया यथार्थ में छाया हुआ तो भैया जयशंकर हैं, ध्यान में रखिएगा। यथार्थ में कौन छाए हैं? जयशंकर, ध्यान में रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 58 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? विकल्प सी है कि इतिहास तिमिर नाशक, ध्यान में रखिएगा। अब इतिहास तिमिर नाशक है, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद जी का है और 1873 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है ना। दूसरा है शिव सम्मुख के चिट्ठे, 1904-05 में भी आपने देखा है। साहित्य देवता, है ना, बिल्कुल। साहित्य का देवता कैसा होता है? बोले सर, जो साहित्य का देवता होता है माखन सा होता है। तो माखन सा माने माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है 1943 में, ठीक है ना। और सीढ़ियों पर धूप कौन लेता है? रघुवीर लेते हैं, है ना। जब 60 वर्ष के हो जाते हैं रघुवीर, तो सीढ़ियों पर धूप लेते हैं। तो 60 वर्ष का मतलब होता है 1960 में लिखा गया है, और इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। फिर एक बार देख लीजिए, प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। इतिहास से तिमिर का नाश कौन करेंगे? तो तिमिर नाशक, है ना, बिल्कुल शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो प्रकाश अगर मिल जाएगा, शिव मिल जाएंगे, तो इतिहास से तिमिर का नाश करेंगे 73 माने 73 में, ध्यान में रखिएगा।
शिव सम्मुख के चिट्ठे तभी आपने देखा है कि 4-5 चिट्ठे लिखे थे, 1904-5 में लिखे थे। साहित्य देवता बिल्कुल माखन शाह होता है, और 1-2 नहीं 43 देवता हैं। माखन लाल चतुर्वेदी का है। और सीढ़ियों पर धूप कौन लेते हैं? रघुवीर लेते हैं। कब? जब 60 वर्ष के हो जाते हैं। यानी कि 1960 में लिखा गया है सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर द्वारा। तो प्रश्न संख्या 58 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 59 है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। चिंतामणि, जब किसी के व्यक्ति के अंदर चिंता आती है ना, तो बड़ा विचार बीथी करता है। ध्यान में रखिएगा, क्या करता है? बड़ा विचार करता है, बीथी करता है। तो प्रश्न संख्या 59 का विकल्प डी विचार बीथी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 60 है कि इनमें कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा, इनमें एक ऐसे निबंधकार हैं जो कि ललित निबंधकार नहीं है। तो प्रश्न संख्या हजारी प्रसाद की बात करें तो हजारी प्रसाद ललित निबंधकार हैं, है ना। कुबेरनाथ भी हैं, विद्यानिवास भी हैं। लेकिन विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि विधेयवादी निबंधकार हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 60 का विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं, है ना। अब देखिए, बसंत आ गया लेकिन हमारे निवास पर कोई उत्कंठा नहीं है, तो निवास फॉर विद्या निवास मिश्र इज राइट आंसर, है ना। बसंत आ जाए और निवास पे क्या हो जाए, कोई उत्कंठा नहीं हो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बसंत आ गया पर हमारे निवास पर कोई उत्कंठा नहीं है, तो निवास फॉर विद्या निवास मिश्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक माने जाते हैं। यानी कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन हैं? बिल्कुल विकल्प सी रामवृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर, है ना। पत्रकारिता के स्तर से लेकर के निबंध शैली को वृक्ष की तरह विकसित करने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 62 का विकल्प सी रामवृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है कि प्रसाद पंत और मैथिली, है ना, कब? प्रसाद पंत मैथिली, तो पीएम। अब भाई पीएम कब लिखते हैं? बोले दिनकर में। दिनकर जब दिन होगा तो पीएम लिखेंगे, पीएम जो लिखते हैं ना, तो पीपीएम दिनकर। प्रसाद पंत मैथिली दिनकर, है ना, दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है कि विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। अब विक्रमोर्वशी की मूल कथा 1-2 नहीं है ना। कौन है? बिल्कुल चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर, है ना। तो विक्रम और उर्वशी की मूल कथा किसको पता है? बोले विक्रम और उर्वशी की मूल कथा तो गुलेरी को पता है। गुलेरी पार चंद्र शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं। इनके अलावा इनके कुछ और जो निबंध है, जैसे गोबर गणेश है, कछुआ धर्म है, मारस मोहि कुठाव है, ये भी गुलेरी द्वारा लिखे गए निबंध हैं। ठीक है, चलिए सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 65 है कि शिकार संबंधी रोचक निबंध के लेखक हैं। अब शिकार की बात करते हैं तो श्री राम शर्मा इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 65 का विकल्प बी श्री राम शर्मा, शिकार श्री राम शर्मा। ठीक है, देखिए श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, ये सब लिखे गए हैं भटकाने के लिए हैं, लेकिन साथ से शिकार, साथ से श्री राम, साथ से शर्मा। शिकार श्री राम शर्मा, ट्रिपल एस, साथ से शिकार, साथ से श्री राम, साथ से शर्मा। ध्यान में रखिएगा, ट्रिपल एस। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है ना। तो अशोक के फूल लिखे ही हैं, आपने देखा था कि अशोक के फूल 1000 हैं, है ना। कबीर की बात करते हैं तो कबीर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा है, कुटज भी लिखा है। लेकिन नया साहित्य की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 66 का विकल्प सी नया साहित्य के जब कोई आ जाता है तो नए साहित्य प्रकाश चंद्रगुप्त, प्रकाश क्या होता है डालना चाहिए, चंद्र प्रकाश डालिए। तो नए साहित्य पर चंद्र प्रकाश गुप्त लिखे हैं, ध्यान में रखिएगा। नया साहित्य प्रकाश चंद्रगुप्त इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 66 का विकल्प सी होगा नया साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, बल्कि प्रकाश चंद्रगुप्त की है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं। इन्हीं के नाखून क्यों बढ़ते हैं? भैया देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1-2 नहीं बल्कि 1000 बार बढ़ते हैं। 1000 बार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। नाखून बढ़ते हैं 1-2 बार नहीं बल्कि 1000 बार बढ़ते हैं। तो 1000 बार
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो समास शैली का प्रयोग होता है वो विकल्प डी विचारात्मक है ना निबंध इज राइट आंसर है ना। तो जो विचारात्मक निबंध होता है उसमें समास शैली का प्रयोग किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 68 का विकल्प डी विचारात्मक इज राइट आंसर। ठीक है ना मित्रों, थोड़ा सा आज अपने को असह्य महसूस कर रहा हूँ, क्लास लेने में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन चूंकि अब थोड़ा सा आलस कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से एक कोर्स हम लोगों का पीछे हो जाएगा। आगे और ढेर सारे टॉपिक हैं जिन्हें भी कंप्लीट करना है, तो इसलिए क्लास तो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो भी आप सबके लिए असुविधा होगी उसके लिए बड़ा खेद रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र की कृति नहीं है। अब एक कृति इसमें नहीं है, तो विद्या जो जिसमें निवास करेगी वो व्यक्ति कहेगा तुम चंदन होम पानी है ना। मेरे राम का बिल्कुल भीग रहा है क्योंकि विद्या निवास नहीं है। शिरीष की याद आ जाती है, जब विद्या निवास से पहुंचोगे तो वहाँ पे शिरीष की याद आएगी। लेकिन रस आखिर तक, अब रस कौन लेता है, बोले कुबेर लेते हैं। कैसे, बोले सर शटर शटर लेते हैं। शटर शटर मैंने 1970 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। कौन, कुबेर, कुबेर रस रस रस। ठीक है, ठीक है ना। अब कुबेर को जान ही रहे हैं, खजाना वाला व्यक्ति है, पैसा है तो रस तो लेगा ही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है ना। प्रेम स्वप्न है, श्रद्धा जागरण है, किस निबंध से है। तो बिल्कुल प्रेम स्वप्न श्रद्धा जागरण, प्रेम स्वप्न श्रद्धा जागरण कब होगा, जब श्रद्धा और भक्ति होगी है ना। जब आपके अंदर किसी के प्रति श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तभी तो श्रद्धा जागेगा, प्रेम जागेगा। बस ध्यान में रखिएगा, श्रद्धा प्रेम कब जागेगा, जब आपके अंदर किसी के प्रति श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तभी प्रेम और श्रद्धा जागेगा। और प्रश्न संख्या 70 का विकल्प बी श्रद्धा भक्ति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है मेघदूत काव्य खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है ना। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, ध्यान में रखिएगा है ना। कौन कर सकता है ना। विकल्प डी राजा लक्ष्मण सिंह इज राइट आंसर है ना। तो मेघदूत लक्ष्मण है ना, मेघदूत। और मेघदूत को लक्ष्मण से जोड़ने का एक और आपका मतलब बिल्कुल जोड़ सकते हैं कि मेघनाथ को आप जान रहे हैं कि मेघनाथ ने है ना लक्ष्मण को शक्ति मार दिया था, तो वही दिमाग में रखिएगा। मेघदूत है ना, लक्ष्मण सिंह है ना। मेघदूत वहाँ पे है, वहाँ पे मेघनाथ था, यहाँ पे मेघदूत है, लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 है कि निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार हैं है ना। अब शब्दता कौन कर सकता है ना। शब्दता, देखो भाई, शब्दता वही कर सकता है जो धर्म वाला व्यक्ति हो, वीर हो, भारतीय हो। तो धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। शब्दता धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 73 है कौन सा निबंधकार भारतेंदु का नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट तो भारतेंदु के हैं है ना, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं। और विकल्प बी की बात करें बाल मुकुंद गुप्त जी की, तो बाल मुकुंद गुप्त जो हैं ये द्विवेदी भारतेंदु के बिल्कुल निबंधकार नहीं है। तो प्रश्न संख्या 73 का आप कह सकते हैं विकल्प बी बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 73 का विकल्प बी बाल मुकुंद गुप्त जो है वो भारतेंदु के निबंधकार नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 74 है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यावर रूप में जिनकी प्रसिद्धि हुई है वो कौन है ना। कि जो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं और बड़े यावर टाइप के व्यक्ति हैं। तो विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन इज राइट आंसर है ना। इस प्रश्न का उत्तर तो हर हिंदी का छात्र जान रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है ना। यह उक्ति किसकी है। अब ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश नहीं, बोले सर कितना महाकोश का नाम है ना। ज्ञान राशि के संचित कोश नहीं, महाकोश का नाम साहित्य है। महाफार महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम है ना। तो ज्ञान राशि के संचित नहीं, महासंचित कोश का नाम साहित्य है। महाफार महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए है ना। अब मैंने स्मृति का दीप कब जलाया है ना, बिल्कुल जब मेरे मन में रामनाथ सुमन आया। मैंने स्मृति का दीप तब जलाया जब मेरे मन में रामनाथ सुमन याद आए। रामनाथ सुमन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 का विकल्प डी रामनाथ सुमन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि भाव निबंध के लेखक हैं। अभी आपने देखा दांत, बात, पेट,
भाव, दाढ़ी, इन अंगों को आधार बना करके निबंध की रचना कौन कर सकता है? जिसके पास प्रताप होगा। तो प्रताप फॉर प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 77 का विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र होंगे। ठीक है, सही विकल्प। प्रश्न संख्या 78 है। प्रश्न संख्या 78 है कि मारस मोहि कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं, है ना? तो बिल्कुल अभी आपने देखा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। मारस मोहि कुठार, कछुआ धर्म उनके द्वारा लिखा गया निबंध है। तो प्रश्न संख्या 78 का विकल्प सी चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 79 है, आलोक पर निबंध के रचनाकार हैं। अभी हमने बताया था कि आलोक एक दो नहीं होते हैं, बल्कि जब आलोक होता है ना तो बिल्कुल बेहतर तरीके से होता है। बेहतर, बेहतर और हजार बार, है ना? 1000 बार होगा। आलोक एक दो नहीं होते हैं, आलोक पर 1000 होते हैं और बेहतर तरीके से होते हैं। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है आलोक पर, 1972 में लिखा गया, ध्यान में रखिएगा और इसे ध्यान में रखेंगे। और 1973 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है आलोक पर्व कृति को। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 80 है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है, भक्त के बिना हृदय विहीन है। तो प्रश्न संख्या 80 का विकल्प ए धर्म इज राइट आंसर, है ना? तो वह का अर्थ होता है धर्म। प्रश्न संख्या 80 का विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 81 है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? अब निबंध को गद्य की कसौटी कौन मानेगा, है ना? बिल्कुल विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। निबंध गद्य की कसौटी है, किसने माना है? प्रश्न संख्या 81 का विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना? रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित संयुक्त स्वयंवर की सच्ची आलोचना किसने की है? अब सच्ची आलोचना कौन कर सकता है ना? जो बालक होगा वो भट्ट से करेगा, है ना? किसी का स्वयंवर हो, शादी हो, विवाह हो, अब खूब बढ़िया व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था, अच्छा बफर सिस्टम सब कुछ हो, है ना? लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उसकी आलोचना करने से भट्ट से करते हैं, डरते नहीं हैं, है ना? कि अरे क्या बताएं, सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक रहा लेकिन खाना नहीं मिला, या ये समस्या हो गई। बस दिमाग में रख लीजिएगा, है ना? संयुक्त स्वयंवर की सच्ची आलोचना सच्ची बालकृष्ण भट्ट। भट्ट से कौन करता है? बाल करता है, बालक। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 83 है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है। अब क्या विशेषता है? तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में क्या विशेषता ज़्यादा है ना? क्या चीज़ आप देख पा रहे हैं? कह रहे सरलता है, क्लिष्टता है, गंभीरता है या फिर विनोद प्रियता है? तो बिल्कुल प्रताप नारायण मिश्र जी के जो निबंध हैं, है ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो विकल्प डी विनोद प्रियता इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 84 है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अभी आपने देखा था इसका आधा था निबंध गद्य की कसौटी है, तो बस विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है ना? तो 84 का विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। कह रहे हैं गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। और प्रश्न संख्या 84 का विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 85, किस प्रकार के निबंधों में बुद्ध तत्व प्रमुख होता है ना? अब कह रहे किस प्रकार के निबंध हैं जिनमें बुद्ध तत्व प्रमुख होगा? तो बुद्ध तत्व अगर प्रमुखता देखी जाए तो प्रश्न संख्या 85 का विकल्प डी विवरणात्मक निबंध में, है ना, बुद्ध तत्व की प्रधानता होती है। तो प्रश्न संख्या 85 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है, यानी कि हिंदी निबंध सबसे अच्छे समय किस काल में लिखा गया, उसका उत्कर्ष कब रहा? तो प्रश्न संख्या 86 का विकल्प सी शुक्ल युग राइट आंसर, है ना? शुक्ल युग में हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल था। प्रश्न संख्या 87 के इनमें कौन सा आचार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? देखिए कौन सा आचार नहीं बल्कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? कल्पलता, है ना, 1000 रहते हैं, कुरज 1000 हैं, अशोक के फूल 1000 हैं, लेकिन कल्प वृक्ष की बात करते हैं, है ना? तो प्रश्न संख्या 87 का विकल्प डी कल्प वृक्ष इनकी रचना नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 87 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो बिल्कुल आपने सही समझा, है ना? जिसके पास विद्या होगी ना वो व्यक्ति क्या करेगा?
कहीं भी निवास कर सकता है, और जो व्यक्ति कहीं भी निवास करेगा वो भ्रमर की तरह उड़ सकता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो बस इसीलिए भ्रमरानंद उपनाम से कौन लिख सकता है? जिसके पास विद्या है वो कहीं निवास कर सकता है, और कहीं निवास करेगा तो भ्रमरानंद, है ना, दिमाग में रखिएगा। भ्रमरानंद उपनाम से कौन लिखते थे? प्रश्न संख्या 88 का विकल्प है भ्रमरानंद विद्या निवास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है कि हरिशंकर प्रसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है ना? तो देखिए, हरिशंकर प्रसाई जो व्यंग्यात्मक निबंध लिखते थे उसका क्या लक्ष्य था? तो उसका लक्ष्य यही था, विकल्प ये, कि पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना इज राइट आंसर, है ना। जो पाठक हैं उनकी आंखें वास्तविकता के प्रति खुल जाए, सजग हो जाए, बस यही उनका लक्ष्य था। प्रश्न संख्या 90 है कि जिंदगी मुस्काई के रचनाकार क्या है? देखिए, जिंदगी मुस्काई और माटी हो गई सोना, ये निबंध, है ना, कौन लिख सकता है? तो प्रश्न संख्या 90 का विकल्प सी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इज राइट आंसर। ठीक है ना। बाजे पहले का घोरू, है ना, जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले और शंख बजे, है ना, ये सब कन्हैया लाल की कृपा होगी ना तो जिंदगी मुस्कुराने लगेगी, कन्हैया लाल की कृपा होगी ना जिंदगी लहराए लगेगी, है ना, महकने लगेंगे आंगन, चहकने लगेंगे द्वार, दीप जलने लगेंगे और शंख बजने लगेंगे, माटी सोना हो जाएगी। कब? जब कन्हैया लाल। तो बस दिमाग में रखिएगा, और प्रश्न संख्या 90 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 51 है कि प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध हैं? अब भैया किसकी प्रिया नीलकंठी है? तो ध्यान में रखिएगा, कुबेर की, कुबेरनाथ राय इज राइट आंसर। अब कुबेर की प्रिया नीलकंठी है, 68 कंठ पहनती है, कंठ नीलकंठ, है ना, और निषाद बांसुरी ध्यान में रखिएगा, है ना, किसके पास है निषाद बांसुरी? कुबेर के पास है। तो कुबेर फार कुबेर, है ना, और जो बांसुरी बड़ी बेहतर है, बांसुरी बेहतर है, बेहतर फार 72 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 91 का विकल्प सी कुबेरनाथ राय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 है निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग में गलत है, वह कौन है ना? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ए की बात करते हैं, युग संधियों पर, है ना, युग संधियों पर कौन है? बिल्कुल अगर देखा जाएगा तो सच्चिदानंद है ना। सविता की बात करते हैं, सविता जब भी यहाँ पे सविता आएगी वहाँ पर कौन आएंगे? धर्मवीर भारती आएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो कह रहे यही गलत है, सविता महावीर होना चाहिए, है ना। मलिनाथ रविन्द्रनाथ त्यागी बिल्कुल सही है, विरामचंद्र रामविलास है ना। तो प्रश्न संख्या 92 का विकल्प भी सविता धर्मवीर भारती होना चाहिए था, यही विकल्प गलत है। और प्रश्न संख्या 92 का विकल्प भी को आप सही कर लीजिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है कि धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं, यानी कि धर्म नैतिकता और विज्ञान इस निबंध इस शीर्षक के लेखक कौन हैं? तो बिल्कुल कौन? धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन होंगे? विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 94 है कि धर्म की रासात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो किस निबंध का अंश है ना? विकल्प बी मानस की धर्मभूमि इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 94 का विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 95 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध, है ना, निबंध अपने समय बड़ा चर्चित रहा, किसका निबंध है? राम का मुकुट भीगेगा जब विद्या निवास करेगी, तो विद्या निवास में से राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 96 है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो अध्यापक पूर्ण होता है कब? जब आचरण की सभ्यता रखता है, मजदूरी से प्रेम करता है अध्यापक, ध्यान में रखिएगा, है ना, कन्यादान करते हैं। लेकिन विकल्प सी गेहूँ और गुलाब बंदे, है ना, गेहूँ और गुलाब के वृक्ष काटते हैं, तो बस राम वृक्ष भी नहीं पूरी कहा, गेहूँ और गुलाब, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 96 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 97 की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा, है ना, आचार्य हजारी द्विवेदी का को कौन सा निबंध संकलन इनमें है? इनमें कह रहे हैं कौन सा निबंध संकलन, थोड़ा सा भाषा पटी है, कौन सा निबंध संकलन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना। तो बिल्कुल 97 प्रश्न को देखेंगे तो अशोक का फूल भी है, कुटज भी है, कल्पलता भी है, विकल्प डी उपयुक्त सभी। सभी निबंध संकलन जो है किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98 है कि इनमें से डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो बिल्कुल रस का सिद्धांत कौन बताते हैं, है ना, बिल्कुल डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर। तो डॉक्टर नागेंद्र जी को रस सिद्धांत पर, है ना, क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 99 है कि भूत के पांव पीछे,
है ना, भूत के पाँव, है ना, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। हरिशंकर, हरिशंकर को देख करके भूत के पाँव पीछे होने लगते हैं, भूत भागने लगता है, ध्यान में रखिएगा। तो हरिशंकर प्रसाद जी राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और प्रश्न संख्या 100 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो हिंदी निबंध में किस धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। कह रहे हैं कि व्यक्ति व्यंजक, चित्रणात्मक, संभाषणात्मक या वस्तु व्यंजक, है ना। तो रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प डी वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, या आप कह सकते हैं कि वस्तु व्यंजक निबंधकार, है ना, वस्तु व्यंजक के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। और प्रश्न संख्या 100 का विकल्प डी इज राइट आंसर। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और इन्हें ट्रिक की सहायता से याद भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।